हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जिंदगी नामा उपन्यास, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। ये जो उपन्यास है ये आपके सिलेबस के यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत दिया गया है। तो यूनिट नंबर 6 में 13 उपन्यास हैं जो पर्टिकुलर उपन्यास दिए गए हैं आपके सिलेबस में। तो वहाँ पर हम 11वीं उपन्यास पर पहुँच गए हैं। उसके बाद हमारे 2 उपन्यास और बचते हैं और यूनिट नंबर 6 भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो HPSC ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, HPSC का मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया है उसी के अकॉर्डिंग हमारी आज की क्लास नंबर 41 रहने वाली है। और अभी तक जो जितनी भी क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं उनको अगर आप एक ही जगह पर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंतर्गत ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ एक बच्चे हमारे साथ UGC नेट के भी जुड़े हुए हैं। तो जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस हैं वो सारी UGC नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि HPSC ने वही सिलेबस दिया है जो UGC नेट का सिलेबस है। सो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जितनी हमने 40 क्लासेस अपलोड की हैं आपने देख ली होंगी और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। जिंदगी नामा उपन्यास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी जाता है कि इसकी लेखिका कौन है। तो इसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। सन 1979 में प्रकाशित, 79 बोल दो, 79 होता है ये। और सन 1979 में प्रकाशित जिंदगी नामा उपन्यास कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान है। कथ्य मतलब कथन, इसकी जो कथा वस्तु है वो। शिल्प का मतलब है कि जिस शिल्प का प्रयोग कृष्णा सोबती ने इसे लिखते हुए किया है। और शिल्प का मतलब हम इसका सीधा संबंध भाषा से लेंगे कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। और यही इसमें देखना है कि भाषा कैसी है, अलंकार हैं, समास है, ये नए नए प्रतिमान हैं, प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो ये सब शिल्प के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये जो उपन्यास है जिंदगी नामा, ये उपन्यास कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान है। मतलब आपके सामने एक नया प्रारूप पेश करता है जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। मतलब इस उपन्यास के अंतर्गत ना तो कथ्य पर इतना वो फोकस किया गया है और ना ही शिल्प। यानी कि कथ्य लोग क्या करते हैं, अधिकतर लेखक कथ्य और शिल्प पर फोकस करते हैं। तो इन दोनों पर जब फोकस करते हैं तो जो लेखक वास्तविक भाव कहना चाहता है, उसके मन में जो वास्तव में जो भाव होता है, जो उपन्यास में वह दर्शाना चाहता है, वो भाव गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कृष्णा सोबती जी ने कथ्य और शिल्प हथियार डालकर, मतलब वो अपना नीचा दिखाते हैं, जिंदगी को आंकने का ज़्यादा कोशिश की है इस उपन्यास के अंतर्गत। जिंदगी नामा के पन्नों में आपको बादशाह और फकीर, तो ये तो आप समझते ही होंगे, बादशाह और फकीर, शहंशाह और दरवेश। शहंशाह होता है राजा और दरवेश होता है भिखारी, और किसान एक साथ खेतों की मुंडेर पर खड़े मिलेंगे। मतलब जिंदगी नामा के पन्नों में अगर आप देखेंगे तो बादशाह भी वहीं खड़ा है और फकीर भी वही है, शहंशाह भी वहीं है और भिखारी भी वहीं है, और किसान भी एक साथ की खेतों की मुंडेर पर खड़े मिलेंगे। सर्वसाधारण की वह भीड़ जो हर काल में, हर गांव में, हर पीढ़ी को सजाए रखती है। मतलब सर्वसाधारण की भीड़, सर्वसाधारण मतलब इसके अंतर्गत सभी लोग आ जाते हैं। चाहे वो भीड़ आप किसी गांव में देख सकते हैं, किसी भी समय में, चाहे आधुनिक काल की बात करें चाहे पहले की काल की बात करें, समय के हिसाब से तो हर काल में और हर पीढ़ी को सजाए रखती है। सर्वसाधारण की वह भीड़ मतलब हर पीढ़ी में आपको देखने को मिल जाएगी और हर समय में आपको देखने को मिल जाएगी और हर गांव में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये इस उपन्यास में कुछ है। उसके बाद हम उपन्यास के पात्र देख लेते हैं और सबसे पहले हम कुछ प्रमुख जो पात्र हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो जो प्रमुख पात्र है इसका उपन्यास का, साहाजी और शाहानी, ये दोनों पति पत्नी हैं और मूलतः ये साहूकार हैं।
मतलब शाहजी पति है और शाहनी इनकी पत्नी है। शाहजी डेरा जट्टा गांव के साहूकार हैं। अब एचपीएससी इसी प्रकार के प्रश्न पूछती है कि जिंदगी नामा उपन्यास में शाहजी और शाहनी कौन से गांव के साहूकार हैं, तो वो डेरा जट्टा गांव के साहूकार हैं। पुलिस, वकीलों एवं अपराधियों से इनका बराबर मेल रहता है, यानी कि कुछ अच्छा ही काम करते हैं, इसलिए पुलिस से भी इनकी मुलाकात होती रहती है, वकीलों से भी होती रहती है और अपराधियों से इनका बराबर मेल रहता है। और अवसर आने पर सबकी रक्षा करते हैं, मतलब ये सबकी रक्षा भी करते हैं। साहूकारी में कुछ ढील बरतते हैं। साहूकार होता है जिससे जो किसान लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, पैसे भी उधार ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है ये साहूकारी में कुछ ढील भी बरतते हैं और ज़मीनों के मालकीना हक के सवाल पर अक्सर चुप्पी साधे रहते हैं। मतलब ज़मीनों के जब मालकीना हक की बात आती है कि इस ज़मीन के ऊपर किसका हक है, तो ऐसे सवालों पर ये चुप रहते हैं। कहीं विद्रोह की आशंका होने पर उसे उचित ढील देकर स्थितियों पर नियंत्रण बना रहता है। मतलब कहीं पर भी जब इन्हें अनुमान रहता है, थोड़ी आशंका रहती है कि फलां जगह पर विद्रोह होने वाला है, पर उसे उचित ढील देकर स्थितियों पर नियंत्रण भी बनाए रखते हैं। सभी की रक्षा भी करते हैं। समय आने पर मालिकाना हक के सवाल पर ये चुप्पी साधे रहते हैं और अपराधी, पुलिस और वकीलों से इनका बराबर मेल रहता है। शाहजी के मन में राबिया को लेकर प्रेम स्फुरण होता है। मतलब राबिया नाम की कोई औरत है जिसको लेकर इसके मन में प्रेम का संचार होता है, प्रेम फूटता है। शाहनी उदार मना साहूकारनी है। उदार मना, ठीक है, ये साहूकारनी है, उसकी पत्नी है। काफ़ी दिनों का शाहजी की पत्नी है शाहनी। काफ़ी दिनों तक इसको संतान नहीं होती। बाबा फरीद के डेरे पर यह मन्नत मांगने जाती है। तत्पश्चात इनको पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। तो बस ये दो पात्र याद रखने आपको, एक शाहजी और एक शाहनी, दोनों पति पत्नी हैं। और यहाँ पर दोनों के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी हैं। अब एक तीसरा और शाह आता है और उसका नाम है लाली शाह। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा शाह, उसके बाद शाहनी और उसके ये दोनों पति पत्नी हैं, और उसके बाद लाल शाह। तो शाह लग रहा है तो यानी कि इन्हीं के परिवार का है कहीं ना कहीं। तो ये शाहजी का पुत्र है जो डेरे में मन्नत मांगने के बाद होता है। लाली शाह शाहजी का इकलौता पुत्र है। उसे परंपरागत मदरसे में पढ़ाने के बजाय अंग्रेजी स्कूल में डाला जाता है। जैसे कि उस समय परंपरा थी कि सभी लोग मदरसा में पढ़ते थे, लेकिन लाली शाह को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जाता है। काशी शाह शाहजी के छोटे भाई हैं। अब इनको मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ना क्रम से डाल लिया करो, जैसे कि ये शाह और ये शाहनी, तो पति पत्नी है। तो शाह के बेटे यहाँ पर ये आप लाली शाह लिख लें, ठीक है, लाली शाह। उसके बाद ये कौन है, इसके छोटे भाई, ऐसे करके लिख लें आप, ठीक है, अलग अलग, तो आपको आसानी से याद रहेंगे। ऐसा ही एक ग्राफ सा बना ले, डायग्राम सा बना ले अपने नोट्स में। काशी शाह ये शाहजी के छोटे भाई हैं, काशी शाह। काशी शाह संत स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे साहूकारी को अपने लिए जंजाल मानते हैं। मतलब ये एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और ये सोचते हैं कि जो साहूकारी है जिसमें उसका भाई फंसा रहता है, तो एक जंजाल सा है। शाहजी उनको अक्सर चेताते रहते हैं कि उनका संत स्वभाव साहूकारी के लिए अच्छा नहीं है। काशी शाह आयुर्वेद के जानकार हैं और यदा कदा जनता को मुफ्त में अपनी विद्या का लाभ कराते हैं। मतलब देखना किसका है कि इसका करैक्टर जो है बिल्कुल अलग है। काशी शाह ये शाहनी जी के छोटे भाई हैं, शाहजी के छोटे भाई हैं और शांत संत स्वभाव के हैं और साहूकारी को ये ठीक नहीं समझते हैं। और इनका जो भाई है शाहजी, वो इनको ये समझाता रहता है कि साहूकारी के लिए तुम्हारा संत स्वभाव ठीक नहीं है। और ये वैद्य हैं, मतलब ये आयुर्वेद के जानकार हैं, तो यदा कदा मतलब कभी कभार लोगों की निःशुल्क जो है उनकी सेवा भी करते हैं। पंचायत या झगड़ा निपटारे में इनकी बात
सर्व स्वीकृत होती है। मतलब जब भी गांव में कोई पंचायत होती है या कोई झगड़ा हो जाता है तो वहाँ पर अगर ये काशी शाह निपटारे के लिए पहुँच जाते हैं तो सर्व स्वीकृति मतलब सर्व सहमति के साथ ये जो भी निर्णय करती हैं उसे स्वीकार लिया जाता है। नेक्स्ट आता है बिंद्रा देई, काशी शाह की पत्नी। अब दो पेयर आ गए इसमें, एक तो शाहजी और एक शाहनी, और दूसरा कौन आ गया, काशी शाह और उनकी पत्नी बिंद्रा देवी। ठीक है, ऐसे बना लेना। काशी शाह की क्या कौन है ये, पत्नी। बिंद्रा देवी हंसमुख किंतु पतिव्रता पत्नी है। वह शाहनी के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक हवेली का कार्य संचालन करती है। मतलब ये दोनों देवरानी जेठानी हो गई। उनकी खटपट न होने से हवेली का वातावरण पूर्ण सहयोगी दिखाई देता है। तो बिंद्रा देवी याद रखना है, ये काशी शाह की पत्नी है। गुरदास और केशोलाल कौन है, काशी शाह के पुत्र हैं ये। अब काशी शाह का भी परिवार है तो एक तरफ इधर आप शाह और शानी का बना ले, इसे काशी शाह और बिंद्रा देई का बना ले, और इधर उनके बेटों के नाम लिख ले तो पात्र तुरंत याद हो जाएंगे। तो गुरुदास और केशोलाल ये काशी शाह के पुत्र हैं। निक्की बेबे और लाला वड्डे एवं निक्की बेबे गांव के बुजुर्ग हैं। ये गांव के दो बुजुर्ग हैं जिनको सारा गांव आदर देता है और वे भी सारे गांव को प्रेम करते हैं। लाला वड्डे गांव के बच्चों को रात में कथा सुनाते हैं जिसके जरिए वे बच्चों को पंजाबी इतिहास एवं संस्कृति की शिक्षा देते हैं। तो ये दोनों बुजुर्ग हैं जिनका वर्णन इस उपन्यास में किया गया है, निक्की बेबे और लाला वड्डे। 2-3 बार पढ़ेंगे तो नाम याद हो जाएंगे। निक्की बेबे गांव के छोटे छोटे बच्चों को प्रेम करती है और उनको कुछ न कुछ खाने की चीज़ें देती रहती है। चनमल और भागमल ये लाला वड्डे के पुत्र हैं। लाला, अब ये फिर से तीसरा पेयर आ गया है। दंपति जो बुजुर्ग दंपति थे उनके पुत्र हैं, लाला वड्डे के पुत्र हैं ये चनमल और लाला वड्डे। मैंने यही बताया था, निक्की बेबे और लाला वड्डे। तो ये दोनों भी पति पत्नी हैं। तीसरा पेयर दंपति का आया है यहाँ पर। तो लाला वड्डे के भी पुत्र हैं और इनके पुत्र कौन है, चनमल और भागमल। लाला वड्डे के पुत्र हैं ये। निक्की कौन है, चनमल का पुत्र है। ये निक्की इसका पुत्र है और ये भागमल, ये चनमल और भागमल दोनों लाला वड्डे के पुत्र हैं और चनमल का एक बेटा है निक्का। ठीक है। चाची महरी शानी की सहायिका है और हवेली की बुजुर्ग है। चाची मैरी के पहले पति दीदार सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका गणपत शाह से दिल लग गया था और वह उसके साथ भाग जाती है, किंतु मामला अदालत में जाता है। वहाँ वह गणपत शाह का पक्ष लेती है और उसके साथ रहने लगती है, किंतु इसकी कोई संतान नहीं होती। वह अपने देवर साहिब सिंह को बहुत स्नेह करती है। ठीक है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान ले। दीदार सिंह चाची मैरी का पहला पति, गणपत शाह चाची मैरी का दूसरा पति। तो एक चौथा पेयर और आ गया है कि चाची मैरी और उनके ओब्लिक में 2 पति कर लेना। दीदार सिंह ये पहला पति और गणपत शाह ये दूसरा पति है। साहिब सिंह और ये कौन है, ये दीदार सिंह का, ये दीदार जो था इनका पहला पति, उसका भाई और चाची मेहरी का देवर। ठीक है। संतो साहिब सिंह की पत्नी, साहिब सिंह ये जो इनका दीदार सिंह का भाई था तो इनकी पत्नी है साहिब सिंह की पत्नी। और संतो और बसंतो ये दोनों याद रखना, संतो और बसंतो ये साहिब सिंह की बेटी है। संतो पत्नी है और बसंतो उसकी बेटी है। मलकियत सिंह दीदार सिंह का बड़ा भाई है। उसके बाद फिर ये भाई पूरे परिवार में ही है, अलग अलग बना लेना इनके ग्रुप। ठीक है। मलकियत सिंह दीदार सिंह का बड़ा भाई और कुदरत कौर मलकियत सिंह की पत्नी है। राबिया कौन है, शाहजी पर आसक्त है। ये आया था ना शुरू में जब शाहजी के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये शाहजी पर आसक्त है, मतलब उसकी तरफ आकर्षित है। राबिया आलिया की पुत्री एवं फतेह की बहन है। राबिया तुक जोड़ती है अर्थात कविता बनाती है। वह काफ़ी होशियार एवं कुशल है। हवेली के काम धाम में हाथ बटाती है। जब उसके विवाह की बात उठती है तो वह किसी अन्य से विवाह से इनकार कर देती है और शाहजी से अपना प्रेम व्यक्त करती है। अरे शाहजी तो पहले से ही शादीशुदा हैं फिर। ठीक है, तो ये उपन्यास है। फतेह कौन है, ये राबिया की बहन है।
बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो फतेह कौन है? राबिया की बहन। फतेह जो है आलिया की बड़ी पुत्री है। वह एक दिन गायब हो जाती है और शाह बंधुओं एवं आलिया को नदी किनारे शेरे के संग केली करते हुए पाई जाती है। तत्पश्चात उसका विवाह शेरे से कर दिया जाता है एवं दोनों प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो फतेह के बारे में याद रखना है, आलिया की बड़ी पुत्री है और एक दिन वो शेरे के संग केली करती हुई, मतलब प्रेम केली करती हुई पाई जाती है। तो आलिया फतेह और इसका शेरे का क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। शेरे कौन है? फतेह का पति है। ये यहाँ पर आलिया की पुत्री है फतेह। सलामत अली कौन है? ये थानेदार है। मेहर अली कौन है? जमीन पर अधिकारों को लेकर आक्रोशित युवा। मेहर अली के जरिए जट्टों में जमीन के मालकिना हक को लेकर आक्रोश की दबी चिंगारी दिखाई देती है। करम बीबी और बरखुरदार तो दादी पोता हैं। और शीरी कौन है? बरखुरदार की पत्नी, इसकी पत्नी है शीरी। ठीक है, सारे दंपति हैं, मतलब एक परिवार से मिलते जुलते हैं सारे ये। करम बीबी का पोता बरखुरदार जेल से लौटकर आया है। वह शीरी को सरगुण संपन्न पाकर उससे बरखुरदार के विवाह की इच्छा करती है। शीरी के मन में भी बरखुरदार को लेकर आसक्ति होने से शांतिपूर्वक ये विवाह हो जाता है। अब हवेली में इनके अलावा कुछ और भी सहायक हैं। इतने लोग तो हवेली में रहते हैं जितने पात्र हमने अभी पढ़े हैं। तो चन्ना, नवाब खां, करतारो, माँ बीबी, मोहम्मदीन, दिलबाग, हुसैना नाइन और बाबो मिरासन। आपको सभी उपन्यास के सारे पात्र न पढ़कर जो प्रमुख स्त्री पात्र हैं और जो प्रमुख पुरुष पात्र हैं उन आपको जरूर फोकस करना है। अब देखो गौण पात्र भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ से प्रश्न थोड़ा कम ही पूछा जाता है। और हो सकता है भाई, देखो मैं तो छोड़ने के लिए तो नहीं कहूँगी, जिनकी जितनी कैपेसिटी है वो यहाँ पर उसे भी याद कर सकता है, थोड़ा पढ़ ले। मौलवी साहब, चौधरी फतेह अली, सिकंदर बड़ैच, चौधरी सारे भर रहे हैं। करमदीन मौलवी, कुर्बान अली, नजीब जहांदाद खां, साहिब खां, फौजी दोस्त, मौलादाद, रमजान नाई, कर्म इलाही, मैया सिंह, गुरदीत सिंह, पटवारी, ढोकलमल, लंबरदार, गुलजारी, बाली, दीवान, राधू, इल्मदीन, नजीबे, तारे शाह बरकती, तुफैल सिंह, मिठचंद, रूपचंद, ला बीबी। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे पात्र हैं जो गौण पात्र हैं। उपयुक्त पात्र प्रत्येक शाम को हवेली पर इकट्ठे होते हैं। मतलब ये जितने भी पात्र हैं ये सारे शाम के समय हवेली पर इकट्ठे होते हैं और देर रात तक गप्पे मारते हैं, जिनमें खालिस गप के अलावा पंजाब की तत्कालीन स्थिति, राजनीति, इतिहास एवं संस्कृति पर भी चर्चा होती है। ये नहीं कि वो सारे इकट्ठे होकर केवल गप्पे ही मारते हैं, तो इसके अलावा जो पंजाब की स्थिति होती है उस समय की, उसका जो राजनीतिक इतिहास है और जो वहाँ की संस्कृति है, इस पर भी सारे मिलकर आपस में चर्चा करते हैं। बच्चे कौन कौन है? मिट्ठी, मेहरबान, चन्नी, छन्नी, निक्की, गोलू, मोरे, सुथरे, चोखे, सानो, कालू, जगतार, दीपो और बोलू, ये सारे इस उपन्यास में बच्चे हैं उस हवेली के। अब इसकी कथासार पढ़ लेते हैं, क्या कुछ दिया गया है। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी किसी एक समस्या को लेकर उसके इर्द गिर्द बुना गया उपन्यास नहीं है। मतलब किसी एक समस्या को लेकर ये उपन्यास नहीं लिखा गया है, बल्कि इस उपन्यास में एक गांव के समग्र जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। डेरा जट्टा नामक गांव में 20वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को व्यक्त किया गया है। अब आपसे पूछ ले कि जिंदगी नामा उपन्यास में कौन से गांव का जिक्र हुआ है, तो डेरा जट्टा गांव का। और डेरा जट्टा गांव में 20वीं शताब्दी के जो आरंभिक शुरू के 20 साल हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला है। वहाँ तो घटनाक्रम चल रहा था, उसको व्यक्त किया गया है। हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिमी ड्योडर पर बसे पंचनद के देश पंजाब की जिंदादिली, जुझारू रवैये को चित्रित किया गया। आप देख लो, पंजाब से रिलेटेड है ये। और हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिमी ड्योडर, मतलब उत्तर पश्चिमी जो सीमा है उस पर बसे पंचनद के देश, पंचनद मतलब जिसके अंदर 5 नदियां बहती है, उसी में उस देश के पंजाब की जिंदादिली, जुझारू रवैये को चित्रित किया गया है, जिसने सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। कृष्णा सोबती गांव के कम संसाधनों वाले किंतु सुखी जीवन को केरने का
सफल प्रयास करती नजर आती है। इसमें कृष्णा सोबती जो है गांव के संसाधनों का जिक्र तो कम किया है, लेकिन कम संसाधनों में भी लोग किस प्रकार से सुखी जीवन को अपना सुखी जीवन बिताते हैं, इसको उकेरने का प्रयास किया है। उसके बाद इसकी कथा वस्तु और भी है। अभी तत्कालीन समाज की प्रमुख कुरीतियों एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं की झलक भी उपन्यास में दिखाई पड़ती है। मुख्य कसक इस बात की है कि जो जट खेती करते हैं, जट इनमें कहते हैं ना, पंजाब में जो सिख जट ये पंजाब में होते हैं, तो जमीनें उनकी नहीं हैं। मतलब मुख्य कसक इस बात की है कि जो जट खेती करते हैं ना, वो जमीन उनकी नहीं है, उनको अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा साहूकारों को दे देना पड़ता है। साहूकार कुछ करते नहीं है, सिर्फ जमीन होने के कारण उनकी उपज का सबसे बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। मतलब जो जट लोग सारा दिन खेतों पर मेहनत मजदूरी करके फसल को उपजाते हैं और उस फसल को आखिर में जब तैयार हो जाती है, फसल निकाल ली जाती है, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा साहूकारों के पास चला जाता है, क्योंकि जमीन साहूकारों की होती है। जमीन के मालिकाना हक को लेकर जट्टों में सुलग रही आग की झलक उपन्यास में यत्र तत्र दिखाई देती है। सूदखोरों के चंगुल में फंसे गरीब मुर्बों की बेबसी दिखाई देती है। सूदखोर मतलब जो ब्याज लेके पैसे देते हैं गरीब लोगों को, तो उनकी बेबसी भी दिखाई देती है। गरीब लोग क्या करते हैं, साहूकार से खेती या विवाह या बीमारी आदि के लिए कर्ज लेते हैं, और वे तो उनका ब्याज चुकाते ही हैं, उनके बच्चे भी चुकाते हैं और उनके पोते भी चुकाते हैं, किंतु सूद नहीं निपटता। मतलब इंटरेस्ट, ब्याज ही खत्म नहीं होता। 3-3 पीढ़ियां तक जो है ब्याज को चुकाने में लगी रहती हैं। बेचारे खेतों में काम करते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं बचता है और सूद भी नहीं उतरता है। गरीबों को मानसिक रूप से नियंत्रण में रखने के लिए सूदखोरी साहूकारों का हथियार नजर आता है। मतलब जो सूदखोरी है ना, वो साहूकारों का लिए एक हथियार का काम कर रहा है। कहीं कहीं विद्रोह उपजने की आशंका होने पर साहूकार उदारता दिखाकर कुछ ढील दे देते हैं। देखिए, जब साहूकारों को तो आदत पड़ रही है कि तुम्हें सूद अच्छा खासा मिलेगा, ब्याज ऋण अच्छा खासा मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, जब उन्हें ये लगता है कि लोग भड़कने वाले हैं, फिर ये थोड़ी सी ढील दे देते हैं, फिर लोग फिर शांत हो जाते हैं। गांव में छोटी छोटी बातों पर कत्ल हो जाते हैं। उपन्यास को पढ़ते हुए ये लगता है कि मानो पंजाबी जनजीवन को बहुत महत्व नहीं देता। साहूकार वगैरह नियमित रूप से मुकदमेबाजी में उलझे रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में गांव के मुखिया वगैरह उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में जवानों को सेना में भर्ती कराते हैं। कुछ जवान तो जोश में और कुछ मुरब्बे के लालच में सेना में भर्ती हो जाते हैं। गांव में प्रेम विवाह को लेकर काफ़ी लचीलापन नजर आता है। मतलब प्रेम विवाह में काफ़ी छूट है और ऐसे विवाहों में जाति को प्रमुखता नहीं दी जाती। शादी ब्याह एवं त्योहारों में लोगों की सामूहिक एवं सहयोग भावना बड़े प्रखर रूप में दिखाई पड़ती है। मतलब शादी ब्याह और त्योहारों पर लोग मिलजुल कर उनको एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में पंजाब के डेरा जट्टा गांव की 20वीं सदी के शुरुआती 20 वर्षों की कथा कही गई है। कुछ इम्पोर्टेंट और विशेष बातें हैं जिनको हम यहाँ से पढ़ेंगे तो भी ये उपन्यास हमें समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे चित्र बिंबों द्वारा उपन्यास में पंजाब के जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं। उपन्यास में कोई एक प्रमुख पात्र न होकर पूरे जनजीवन का चित्रण किया गया है। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को 1980 का साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब जिंदगी नामा उपन्यास पर कृष्णा सोबती को कौन सा साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? देखो, ये उपन्यास 1979 में लिखा गया था और उसके 1 साल बाद ही इनको साहित्य अकादमी अवार्ड यानी कि पुरस्कार प्राप्त हुआ। उपन्यास में प्रथम विश्व युद्ध और बंगाल विभाजन के बाद हुए हिंदू मुस्लिम दंगों का जिक्र किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध 1939 में हुआ था और उससे कई साल चला था ये, और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो के बाद हुए हिंदू मुस्लिम दंगों का जिक्र भी इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। उपन्यास में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का जिक्र प्राप्त होता है। जमीन को लेकर जट्टों के आक्रोश के संकेत भी मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो इस उपन्यास में थी। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख उद्धरणों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये कौन कौन से उद्धरण हैं? गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, उनके कहे गए ये कथन है,
तो इस उपन्यास के जो प्रमुख कथन है उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। मतलब जो इतिहास इस उपन्यास के अंतर्गत दिखाया है वो एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस मतलब हर मनुष्य के जीवन में भागीरथी यानी कि गंगा के समान बहता है, पनपता है और फैलता है। सभी के साथ ऐसा कुछ घटित होता है। नोट, इस उपन्यास की शुरुआत कविताओं से होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जिंदगी नामा जो उपन्यास है इसकी शुरुआत कविताओं से होती है। इन कविताओं के माध्यम से उपन्यास की संवेदना की मुकम्मल तस्वीर उभरती है। जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है और ये पंक्ति श्री गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं। ये भी सिखों के गुरु थे, पता हो आपको। सिखों के 10 गुरुओं के नाम में आपने सुना होगा। इतिहास जो नहीं है और इतिहास जो है वह नहीं जो हुकूमतों की तख्त गांवों में प्रमाणों और सबूतों के साथ ऐतिहासिक खातों में दर्ज कर सुरक्षित कर दिया जाता है, ये कविता के रूप में आप देख रहे हैं, बल्कि वह जो लोकमानस की भागीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक मुक्तापन में जिंदा रहता है। मतलब ये उस समय की जो कुछ भी घटनाएं थी उस सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। गलत बइयों सी उमड़ती मचलती, दूध भरी छातियों से चनाव और झेलम की धरती। तो ये बताया है सारा चुनाव और झेलम ये नदियाँ पंजाब में ही बहती हैं, जहाँ का हर एक मेहनतकश बादशाह अपने सिर के साफे को अपना ताज समझ संभालता रहा और अपने खेतों को अपना रिजक समझ सकारता रहा। ठीक है, हर मेहनत का वो समझता रहा कि ये मेरे ही खेत हैं और उन पर मेहनत करता रहा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका मालिकाना हक इन ज़मीनों पर उनका नहीं है। ऐसे भागी भरे भरे पूरे पंजाब की धरती पर जहर की कांगे घिर आई। देखते देखते लाखों कदमों के हुजूम उठ धाए। चढ़ाइयाँ बहुत बार हुई, बहुत बार हमलावरों के सामने, बहुत बार राजपाट बदले, पर चौड़े सीने वालों ने कड़े जिगरे वालों ने कभी हौसले नहीं गंवाए। मतलब पंजाब की वीर लोगों के बारे में ये बता रहे हैं, मेहनतकश लोगों के बारे में बताए हैं कि कितने भी आगाह जाए, कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन सीने चौड़े वालों ने कभी भी अपने, इतना बड़ा जिगर था उनका कि कभी भी उन्होंने अपने हौसले नहीं गंवाए। मरने और मारने से खौफ नहीं खाए, पर आज क्या सूरमाओं के सिक्के बदल गए। कह रहा कि क्या अब सब कुछ बदल गया है। अब हमें बिछुड़ जाना है अपनी धरती से, अपनी माँ से, माँ की माँ से और सबकी माँ से, सबकी मिठड़ी ओट से, छाहा से, सबकी दूध भरी छातियों से। अब दूध नहीं खून टपकता है। जितने हार्ड मास के, ये उसकी दशा का वर्णन किया गया है, जिसके हार्ड मास के इंसानों में मेहनत करने और जिंदगी को जी भर भर प्यार करने की ललक जगाई थी। लोग कह रहे उन माताओं को देखो जिनकी छातियां दूध से भरी हुई थी और अब वो लोग हार्ड मास के हो गए हैं। एक समय था जब उनके अंदर प्यार ही प्यार भरा हुआ था। तो अलविदा आबों के आब को, पंच दरियाओं के पंजाब को। ठीक है, झेलम और चनाव को अलविदा, अपने पुरखों की याद को। कौन जानेगा, कौन समझेगा अपने वतनों को छोड़ने और उनके मुंह मोड़ने के दर्दों को, पीड़ों को। मतलब बंगाल विभाजन हुआ तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ा, उनको अपने जो सगे संबंधी थे, जो रिश्तेदार थे, उनसे बिछुड़ना पड़ा। तो ये वो सारी पीड़ा यहाँ पर व्यक्त की गई है। उसके बाद कुछ और भी हैं, तो ये आप देख लेना भाई। सारे तो मैं अब यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँ क्योंकि वीडियो मेरी थोड़ी ना ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वीडियो अपलोड करने में फिर टाइम लगता है। लाल जी कथावाचक। हर बंदा अपने पिता का अवतार है, याद रखो। अवतार वह जिसके 2 हाथ हैं, अवतार वह जिसके 2 पाँव हैं, अवतार वह जिसका मुंह माथा है, धड़ है, आगा है, पीछा है। मेरे बच्चों, अवतार वह जो धरती हल से जोत कर पानी से सींचता है, तृप्त करता है, बीज बोता है, फसलें उगाता है। वो सब कौन है? तो लाल जी कथावाचक कहता है ये सारी बातें। तो ज़्यादा कुछ इसमें समझाने का और वैसा कुछ है नहीं। एक बार मैं आपको सारे उद्धरण यहाँ पर दिखा देती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो काफ़ी उद्धरण होते हैं, फिर इससे अच्छा तो फिर मैं उपन्यास ही पढ़ा देती। ठीक है, तो ये एक बार हो सकता है कोई इंटरेस्टेड हो तो वो अपना पढ़ लेना। तो बस इतना ही था, ये कुछ एक उद्धरण ही रह गए हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें और अपने नोट्स
तैयार कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? जो HPSC स्क्रीनिंग के लिए ज़रूरी था वो सारा मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।